आज हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिनियम या इसे पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 ये जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 1996 को इसको स्वीकृति दी गई थी। ये जो अधिनियम था एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में जो निवास कर रहे थे निःशक्त व्यक्ति, उन सभी को पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी अपील के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना, इन सब के बारे में इसमें बातचीत की गई है। निःशक्त जन शताब्दी, इनको दशाब्दी कहा गया था 1993 से 2002 को। इसकी शुरुआत जो की गई थी, आयोजित सभा हुई थी 1 से 5 दिसंबर 1992 में। इनमें निःशक्त जनों की संपूर्ण भागीदारी की बातचीत की गई है। इस सभा का आयोजन जो है एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विभाग द्वारा बीजिंग में आयोजित किया गया था। इस उद्घोषणा के लिए भारत जो है केवल एक हस्ताक्षर करता है, सिग्नेटरी है, और इस अधिनियम के अंतर्गत दिशा निर्देशों को व्यवस्थित किया गया है। इसमें क्या क्या चीजें थी इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। यह जो अधिनियम बना था निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 1995, इसमें जो हम बातचीत कर रहे हैं समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अभियान अधिनियम 1995, इसी नाम से इसको जाना गया है कि पूर्ण भागीदारी की बात करती है। यह अधिनियम जो था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में एक तरीके से लागू हो रहा था। केवल जम्मू कश्मीर ऐसे थे जहां पर यह लागू नहीं था। यह उस तारीख में प्रवृत्त होगा जिस तारीख में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। जब तक अधिसूचना नहीं जारी हुई तब तक इस पर कुछ भी लागू नहीं हुआ। और इसमें जो अधिनियम था, इसमें जो समुचित सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है। इस समुचित सरकार का अर्थ है कि किसी राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी स्थान या छावनी बोर्ड में से किसी समान प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी के संदर्भ में राज्य समन्वय समिति और राज्य कार्यपालिका संबंध में राज्य सरकार, केंद्रीय समन्वय समिति और केंद्रीय कार्यपालिका समिति के द्वारा केंद्रीय सरकार, इन सब को अगर हम देखेंगे तो इस पे जो समुचित सरकार का शब्द इस पे प्रयोग किया गया है, तो समुचित सरकार का शब्द यहीं सर के आता है। दूसरा शब्द है अंधकार, अंधता। अंधता शब्द है जहां कोई व्यक्ति किन चीजों से ग्रसित हो। पहली चीज, दृष्टि का पूर्ण अभाव हो, दृष्टि सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 श्रेणल से अधिक ना हो, दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री कोण वाली हो या उससे भी खराब हो। 20 डिग्री से कम की बात नहीं करते, 20 डिग्री से ज़्यादा वाले की भी हम बातचीत करते हैं। और इसके साथ साथ और शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे प्रमस्तिष्क घात। इसमें जो है अविकासशील अवस्थाओं से समूह हो, प्रसवकालीन बाल अवधि में होने वाले दिमागी आघात या क्षत से जो चीज़ें अभिलक्षित होती हैं वो प्रमस्तिष्क घात के अंतर्गत आती हैं। मुख्य आयुक्त शब्द से धारा 57 की उपधारा 1 के अधीन मुख्य आयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। निःशक्तता का अर्थ है जैसे अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन निःशक्तता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता। निःशक्तता शब्द को अगर हम व्याख्या करें तो अंधता जिसको दिखता कम हो या बिल्कुल अंधा हो, कम दृष्टि जिसको कम दिखता हो, कुष्ठ रोग युक्त जिसको कुष्ठ रोग हो गया हो, श्रवण शक्ति का ह्रास जिसकी श्रवण शक्ति कम हो गई हो,
चलन निःशक्तता, जिसको चलने फिरने में समस्या आ रही हो, मानसिक मंदता, जिसको मंद बुद्धि भी हम लोग कहते हैं कि वो बड़ा मंद बुद्धि व्यक्ति है, मंद बुद्धि बालक है, उसको भी यहाँ पर हमने लिया है। और मानसिक रुग्णता, मतलब मानसिक तौर पर बीमार हो कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पर भी बीमार है तो उसको भी यहीं पर लिया जाता है। ये सभी शब्द जितने भी है निःशक्तता का अर्थ स्पष्ट करते हैं। उसके बाद बात आती है नियोजन शब्द की। नियोजन क्या है? किसी सरकार के संबंध में इस निमित्त विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी या जहां कोई भी ऐसा प्राधिकारी अधिसूचित ना किया गया हो तो वहां पर किसी स्थापन के संबंध में स्थापन का मुख्य कारक पालक अधिकारी वही होगा। अब श्रवण शक्ति का ह्रास शब्द, श्रवण शक्ति का ह्रास, इस शब्द की अगर हम व्याख्या करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जिसमें बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि हो गई हो वो श्रवण शक्ति के ह्रास में आएगा। और निःशक्तता की बात करते हैं तो जहाँ पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो संस्थाएं बनी हुई हैं वहाँ पर उनके प्रवेश, देख रेख, संरक्षण, शिक्षा, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, तो हम बात करते हैं कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति की। इसका सीधा सा मतलब है कि वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से घिरा हुआ हो, जो कुष्ठ रोगी हो, और कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति जिसको कुष्ठ रोग जिसके हाथ से खत्म हो गया, जिसके पास कुष्ठ रोग ना हो। हाथों या पैरों में संवेदना की कमी, जैसे किसी को आप सुई चुभाइए, कुछ भी करिए और उसके संवेदनाएं ना आवे, वो ना बोले, वो कुछ भी ना करे, यह निश्चित रूप से हाथों या पैरों में जो संवेदना की कमी है इसका भी सीधा सा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो प्रकट रूप से विरूपता से ग्रस्त व्यक्ति है। चिकित्सा प्राधिकारी, इसका मतलब सीधा सा है वो है कि कोई न कोई अस्पताल है या कोई संस्था है जो संरक्षित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है। और मानसिक रुग्णता के लिए हम बात पहले भी कर चुके हैं, किसी व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध का अपूर्ण विकास, जो चित्त है, जो मन है, उसका जो अपूर्ण विकास होता है उसी को हम मानसिक रुग्णता का नाम देते हैं। और अगर मानसिक मंदता कहें तो मानसिक रुग्णता और मंदता में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल मानसिक मंदता से भिन्न जो है वो मानसिक विकार जो होते हैं वो रुग्णता में आ जाते, बाकी सब चीजें वही हैं। अब कम दृष्टि वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि कम हो, दृष्टि बाधित हो, जो आंखों से इसको कम दिखता हो। अब पुनर्वास की बात करते हैं। पुनर्वास का मतलब क्या है कि पुनः आवास, पुनः आवास कैसे होगा, पुनः आवास कहाँ से है। तो पुनर्वास ऐसी प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जहां पर सर्वोत्तम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक जानकारियां संग्रह करने में और देने के लिए अनुरक्षित किया गया हो, वो सब आ जाता है पुनर्वास में। विशेष रोजगार कार्यक्रम, वह कार्यक्रम जो विशेष रोजगार प्रदान करते हैं, जो अनुरक्षित किए गए हैं विशेष रोजगार के लिए, संरक्षण करने के लिए, स्थापित करने के लिए और अनुरक्षण के लिए। इसके लिए ऐसे व्यक्ति जो निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में से ही कर्मचारी के रूप में लगाना चाहिए, जो निःशक्त हैं उन्हीं को कर्मचारी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और उसमें ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को लेना चाहिए जो नियोजन चाहते हों, जो चाहते हो कि हम कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि उन रिक्त स्थानों की जानकारी की जाए जहां पर नियोजन चाहने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक व्यक्ति को आंख से दिखता नहीं है और उसे आप पढ़ाने के कार्य में लगा दें, कभी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर ठीक से न चलते हों और उसको आप युद्ध के लिए सेना में भर्ती कर दें, कभी नहीं काम कर सकता है। तो इस तरीके से हमें ये देखना होगा
कि किस व्यक्ति की आवश्यकता कहाँ पर है और वह व्यक्ति कहाँ पर कार्य कर सकता है, इन चीज़ों को जब हम देखेंगे वहाँ पर जो कुछ आता है वो आपके निःशक्त व्यक्तियों को काम देने का काम करता है। अब निःशक्तता का निर्धारण और शीघ्र पता लगाया जाना, निःशक्तता का निर्धारण कैसे होगा और इसके बारे में जल्दी से खबर कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में भी हमें जानकारी करना है। तो निःशक्तता का निर्धारण तो हम पहले ही कर चुके हैं कि वह व्यक्ति या तो उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा, या दिखाई नहीं दे रहा होगा, या मंदबुद्धि होगा, या चलने में असमर्थ अपने को पा रहा होगा, या चलने के साथ साथ और चीज़ें, चलने में असमर्थ पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है और काम करने में भी अक्षम है, वो सभी निःशक्तता के अंतर्गत आते हैं। अब इनका जब निर्धारण करते हैं तो निर्धारण करने के लिए पहले बताया कि जो मंदबुद्धि बालक है, हो सकता है वो जब गर्भ में रहे हों तभी उनके साथ समस्या आ गई है। प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव पश्चात, 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रसव पूर्व हो सकता है जब वो गर्भ में था तभी उसकी बुद्धि कम हो गई हो, और ऐसा प्रायः तब होता है जब शरीर में माँ के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। और प्रसवकालीन जो प्रसव समय है उस समय भी कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि ऑक्सीजन वगैरह की शॉर्टेज हो जाती है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। और प्रसव पश्चात, प्रसव के पश्चात जब बच्चा जन्म ले लेता है उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी देखरेख में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो जो देखरेख में कमी रह जाती है उससे जो है माता और संतान दोनों में प्रॉब्लम आती है, और यह प्रसव पश्चात की समस्याएं होती हैं। इससे बचने के लिए जब भी प्रसव से पूर्व जो भी माता है उसको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उससे जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं, ऐसी कुछ हैं जिनसे ये समस्याएं रुक सकती हैं, उन सभी का सेवन करते रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा की। जो भी सरकारें हैं वो निःशक्त अधिनियम के तहत शिक्षा प्रदान करने की बार बार बात कर रही हैं कि हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार का भी और हमारा मौलिक अधिकारों में अगर हम देखेंगे तो मौलिक अधिकारों में आता है शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा। 3 चीज़ें, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, ये सरकार को देना उसकी मजबूरी है। अगर कोई सरकार आपके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, समुचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और समुचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से वह सरकार कार्य नहीं कर पा रही है। तो शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा जो आपको मिलनी है, तो मतलब सीधी चीज़ है कि अगर 18 वर्ष तक की आयु में उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सुरक्षा की बात करेंगे तो जैसे कि बॉर्डर पे सेना है वो सुरक्षा की बात करती है, और चिकित्सा, एक अच्छी चिकित्सा सुविधा सभी को उपलब्ध कराना, चाहे वो निःशक्त हो चाहे सशक्त हो, किसी को भी कराना, यह मौलिक कार्य के अंतर्गत आता है। अर्थात इनके सबके बारे में बात करनी है। तो इसमें निःशक्त बालकों के लिए क्या करना होगा? निःशक्त बालकों के लिए जो विशेष विद्यालय हैं, यहाँ पर इनको प्रशिक्षण सुविधाओं से इसको पूर्ण रूप से मजबूत करना होगा, जहाँ पर प्रशिक्षण के ढेरों उपकरण वहाँ पर मौजूद हैं। प्रशिक्षण के उपकरण अगर वहाँ पर नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो प्रशिक्षण के उपकरण होने चाहिए, ऐसे उपकरण वहाँ पर उपस्थित हों जहाँ पर प्रशिक्षण नियमित रूप पर चलता रहे। बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिनके माध्यम से बालकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जैसे जो अंधा व्यक्ति है उसके ब्रेल लिपि की किताबें, कि वो उसको छू करके स्पर्श करके जान जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, वो सब कुछ उस ब्रेल लिपि की किताबों को देख के जान सकता है। इस तरीके से जो भी हमारे पास उपकरण हैं, उन उपकरणों की सहायता से हम क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। अब क्रियात्मक साक्षरता की हम बात करते हैं तो 16 वर्ष या उससे ऊपर के आयु समूह पे सभी बच्चों को लिए
अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करना चाहिए और अंशकालीन कक्षाओं के माध्यम से उनको जो है पढ़ाना चाहिए, छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ पढ़ा देंगे तो शायद उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। तो उन दिक्कतों से हमें उनको दूर रखना है, एक साथ नहीं पढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है। अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था देखते हैं। जो शिक्षा सहाय यंत्र हैं, जो शिक्षा के लिए सहायक यंत्र है, उन सभी का हमें भरपूर प्रयोग करना चाहिए, अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। जो विशेष शिक्षण है उनके बारे में हमें जानकारी करना चाहिए। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, कहीं पर भी होगा डिस्क्रिमिनेशन आता ही आता है, विभेद आता ही आता है, चाहे जहाँ पर भी हो। तो अब तो इलेक्शन के लिए भी जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी हो गया है कि जहाँ पर वोट पड़ने वाला हो वहाँ पर अगर कोई विकलांग व्यक्ति है उसके जाने के लिए रैंप बना हो, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। उसी तरीके से हर जगह के लिए आया है कि रेल के डिब्बे, बस, जलयान, वायुयान, इनको सबको इस अनुकूल बनाना कि उसमें हर व्यक्ति की सहज रूप से वो वहाँ पर पहुँच जाए। उसमें जो है उसको अनुकूल बनाना है। जब वायुयान है उसके शौचालयों को इस अनुकूल बनाना कि उसमें हर व्यक्ति आराम से जा करके चला जाए, और उसके लिए व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए सहज पहुंच के लिए जो पटरियां हैं वहां पर ढलान बनाना, इन सब का काम बराबर चल रहा है। जो जेब्रा क्रॉसिंग है, जैसे सड़क पार करने में जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग में पहले पेंट खाली कर दिया जाता था, अब जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग को ऐसा बनाया जाता है, सतह को उत्कीर्ण कर दिया जाता है। सतह सड़क से थोड़ी सी ऊंची होती है और उत्कीर्ण केवल इसलिए किया जाता है कि उत्कीर्ण करने से अगर कोई अंधा व्यक्ति उसके ऊपर आया तो उसे महसूस हो जाना चाहिए कि वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से कार्य कर रहा है, उसके ऊपर से निकल रहा है। जो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे प्लेटफार्म के किनारों को भी आप देखिए, कहीं का भी रेलवे प्लेटफार्म होगा तो जहाँ ट्रेन का प्लेटफार्म है, जहाँ पर ट्रेन आकर खड़ी होती है, उससे कम से कम 2 फुट दूरी पर उत्कीर्ण किया गया है, एक टाइल टाइप का लगाया गया है जो थोड़ा सा ऊंचा होता है सामान्य से, कि अगर कोई व्यक्ति उस पर जाए तो उसे महसूस हो जाए कि अब आगे ट्रेन है। इन तरीके से ये कर करके हम जो दृष्टिबाधित लोग हैं या कम दृष्टि के लोग हैं उनको समझा सकते हैं किस तरीके से कार्य करना है। जो भी सामाजिक या सार्वजनिक भवन है उसमें ढलावदार या रैंप की व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए, और जो शौचालय हैं उनको व्हील चेयर के अनुकूल बनाना चाहिए। और जितनी भी इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आजकल लिफ्ट का ज़माना है। लिफ्ट का प्रयोग कैसे करेंगे? चूँकि उन्हें कुछ मालूम नहीं है, तो जो लिफ्ट के नंबर्स हैं उनको ब्रेल लिप के रूप में उत्कीर्ण किए जाएं और महसूस करने वाले बने कि कोई व्यक्ति उसको महसूस करके जान सके कि यह नंबर कौन सा है। अगर उसे पता लग जाएगा तो वो लिफ्ट का प्रयोग अच्छे से कर पाएगा। सरकारी नियोजन में कभी भी विभेद ना किया जाए। अब बात करते हैं अनुसंधान और जनशक्ति विकास की। अनुसंधान और जनशक्ति विकास। तो अनुसंधान में अगर हम जो भी चीज़ें हमारे पास हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, इनको किस तरीके से हमें संभालना है, क्या करना है। अगर हम इनकी बात करें तो हम देखें निःशक्तता निवारण, पुनर्वास, सहायक युक्तियों का विकास, कार्य के बारे में पता लगाना, कार्यालयों और कारखानों में के स्थलों में रूपांतरण की बात करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जनशक्ति विकास होता है और अनुसंधान होता है। अब देखिए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को मान्यता दी जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसी संस्थाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हो सकता है हमें ऐसी कुछ समस्याएं निश्चित रूप से आ जाएं जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही हैं। अब बात आती है सामाजिक सुरक्षा की। सामाजिक सुरक्षा में हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। जो भी समुचित सरकारें हैं
स्थानीय प्राधिकारी हैं वो आर्थिक क्षमता के आधार पर निःशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास करेंगे। तो जो भी संचित सरकारें हैं वो इस पर कार्य करती हैं। निःशक्त कर्मचारियों के फायदे जो भी हैं, जो भी बीमा स्कीम है, इन सब में भी हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अब मिसलेनियस जो प्रकीर्ण है, जो अंत आता है, अंत में जिन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं उसमें क्या है कि जो भी निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो आरक्षित होती चीज़ें, उसमें कपटपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। उस तरफ से सद्भावपूर्ण से कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। इन सब के बारे में सद्भावपूर्ण तरीके से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन सब के बारे में हमें देखना होगा, हर चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। इसके बाद हमें बात करनी है किन पॉइंट्स पे, तो जो भी रोजगार परक हैं चीज़ें, जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, उन सभी के बारे में हमें इसी में चर्चाएं करनी होंगी। अब बात आती अधिकार, और अधिकार के साथ साथ बात करते हैं अधिकार के साथ साथ हम लोग बात करते हैं समता और अविभेद की। समता और अविभेद में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तो समता की जब बात करते हैं तो दिव्यांग जन, जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं, दिव्यांग जन जिनके बारे में हम बार बार बात करते हैं, दिव्यांग महिलाएं क्या हैं, दिव्यांग बालक क्या हैं, इन सभी की चर्चा हम लोग लगातार करते रहते हैं। तो दिव्यांग महिला, दिव्यांग बालक, दिव्यांग स्त्री और बालक, इनके मन में अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूकता है तो कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आती है। लोग कहते हैं दिव्यांग जनों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, समुदाय में जीने का अधिकार नहीं है। इन सब के बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि दिव्यांग जनों को कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही। अब बात करते क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा। जो क्रूरता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि क्रूरता, समुचित सरकारें जो है दिव्यांग जनों को प्रताड़ना न दे, क्रूर न बने, उनको अपमानजनक व्यवहार होने से बचावे और इनके शोषण से संरक्षण करे, इनको शोषण न होने दे। और दिव्यांग जनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियाँ और प्राकृतिक आपदाओं की दशा में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी, इसके बारे में भी हमें बात करते रहना चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि गृह और कुटुंब, जो भी दिव्यांगजन है उसकी दिव्यांगता के आधार पर अभिभावक जो है उसकी अगर देखभाल करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं तो सरकारों का एक नियम बना हुआ है कि वे सक्षम न्यायालय में ऐसे बालक को किसी नज़दीकी नातेदार रिश्तेदार के पास रखने के लिए आदेशित करेगा, जो कि उसके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ण करे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है कोई भी उसका रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति जो माता पिता के इतर है, तो उस दशा में सरकार के ऐसे केंद्र बने हुए हैं जहां पर उसको जो है रखने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। प्रजनन का अधिकार, जो भी सरकारें हैं वो ये सुनिश्चित करेंगी
कि जो भी दिव्यांगजन हैं वो प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में उनको भी समुचित जानकारी हो और उनको किसी भी किसी भी प्रकार की ऐसी चिकित्सकीय व्यवस्था न दी जाए जो उसकी सहमति के बिना बांझपन की ओर ले जाता है। और मैंने अब इसके पहले भी बताया था कि मतदान में पहुंच के अगर हम बात करते हैं तो मतदान केंद्रों में भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था बना रखी है कि प्रत्येक दिव्यांगजन के आने जाने के लिए हैंडरेल बना होना चाहिए, उसके पास ऐसी चीज़ें हों जिससे वो सहजता से वहाँ तक पहुँच सके। अगर बैलेट पेपर है तो उसके लिए ब्रेल लिप का बैलेट पेपर हो, अगर मशीन भी है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कैसे वोट करना है और रैंप बना हुआ हो जिसके माध्यम से वो वहाँ पर जा सकता हो। अगर न्याय तक पहुँच की बात करते हैं तो जितनी भी सरकारें हैं वो दिव्यांगजन के लिए न्याय की बात करती हैं। और अभी हमने पहले ही कहा था संरक्षणकर्ता, अगर दिव्यांगजन के माता पिता किसी भी कारण से उसको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके पास पड़ोस के नातेदार रिश्तेदार जो भी उसके पास हैं उसको उनके लिए आदेशित किया जाएगा कि वे लोग उसकी व्यवस्था करें। फिर भी यदि ऐसी कोई स्थिति बन जाती है कि उसके जो रिश्तेदार हैं वो उनकी व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं तो उस दशा में सरकार के ऐसे केंद्र हैं जहां पर उसको रख करके उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। अब दिव्यांगजनों की शिक्षा की हम लोग बात करते हैं। अगर शिक्षण संस्थानों की हम बात करें तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि जो भी शिक्षण संस्थान हैं हमारे, वे बालकों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश देंगे, उनको जो अन्य बालक हैं उनके हिसाब से खेल कूद आमोद प्रमोद के साधन मुहैया कराएंगे और जो भी बिल्डिंग है जहाँ पर भी उसको शिक्षा प्राप्त करनी है उसके भवन को ऐसा बनाएंगे, ऐसी सुविधाएं उसमें देंगे कि उस बालक को कहीं पर भी आने जाने में कोई भी अव्यवस्था ना दिखे, उसको आने जाने में थोड़ी भी असुविधा ना हो। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो अंधा भी है और बहरा भी है, तो अंधा और बहरा व्यक्ति उसको वहाँ पर संसूचना के लिए ऐसी लिपि का प्रयोग किया जाए कि वह उसके आधार पर जान जाए कि उसको किधर जानना है, किधर वो जाना चाहता है। और जो दिव्यांग बालक है उसको उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिचय के लिए परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। इस चीज़ के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है कि हमें इसका ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बात आती कौशल विकास और नियोजन। जो भी दिव्यांगजन हैं उनको जो है सरकार द्वारा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए और उसके साथ साथ उनको औपचारिक और गैर औपचारिक वृत्ति और कौशल प्रशिक्षण में भी उन्हें प्रतिभाग कराया जाए, जिससे कि वे अपने जो कला उनके पास होगी उसके आधार पर कुछ कार्य कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। और साथ ही साथ रियायती दर पर दिव्यांगजनों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, ये इसमें व्यवस्था बनाई गई है। जो दिव्यांगजनों द्वारा उत्पाद बनाए जाएं, जो भी उत्पाद बनाए गए हैं उनका विपणन भी कराए जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए ताकि उनको मार्केट में कहीं पर भी जाने आने की ज़रूरत ना पड़े। सामान्य नीति अवसर नीति की हम बात करते हैं कि सभी को सामान्य नीति की हमने पीछे भी बात की है कि जो आम जनमानस को व्यवस्थाएं दी गई हैं सेम वही व्यवस्थाएं दिव्यांगजनों के साथ भी होनी चाहिए ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हों। और साथ ही साथ एक सबसे ज़रूरी चीज़ है शिकायत प्रतितोष अधिकारी है, जहाँ पर वो लोग अपनी शिकायत कर सकें। धारा 20 के उत्बंधों में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी की शिकायत को फाइल कर सकेगा और शिकायत प्रतितोष अधिकारी उसकी सभी शिकायतों को किसी एक रजिस्टर में इस प्रकार से सुरक्षित रखेगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। और इसको शिकायत जो है शिकायत के रजिस्ट्रेशन के 2 सप्ताह के भीतर ही उस शिकायत का हल भी हो जाना चाहिए। अगर किसी शिकायत का समाधान
समय से नहीं होता है तो उस शिकायत पर जिला से स्तर की दिव्यांगता समिति जो बनी हुई है उसके बारे में उसके पास वो जा सकेगा अथवा जा सकेगी, ताकि उस पर कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद इसी में बात आती है सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास और आमोद प्रमोद। सामाजिक सुरक्षा की हम बार बार बात करते हैं कि जितनी भी सरकारें हैं उनकी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से समुदाय में रहने के लिए, उन्हें समर्थ बनाने के लिए, पर्याप्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहे, उनका संवर्धन करता रहे। और इनके लिए जो है सामाजिक तौर पर सुरक्षा की, उनको जो है सभी को विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाए और जहाँ पर वो बेरोजगारी भत्ता, लाभपूर्ण व्यवसाय में जहाँ न रह सकते हो वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं अतिरिक्त बनाई जाए। और प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा के समय उनके बचत के रास्ते देखे जाए। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो संघर्ष क्षेत्र में उनकी सहायता विशेष तौर पे की जाए। स्वास्थ्य देखरेख की बात करते हैं तो स्वास्थ्य देखरेख में दिव्यांगता के कारण जो भी समस्याएं हैं उस पर सरकारों की आवश्यकता है कि वो उनके दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की भली भांति देखरेख करें और यदि उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता है उस पर उनके लिए हमेशा खड़ी रहें। और दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा ढेरों बीमा स्कीमें बनाई गई हैं और आगे भी बनाई जा रही हैं कि अगर बीमा स्कीमें हैं तो अगर उनके साथ कोई समस्या आती है तो उनके पुनर्वास में कोई भी समस्याएं ना आए। और पुनर्वास की जिम्मेदारी जो है वे भी पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारों के पास रहती है। तो पुनर्वास नीतियों की विवेचना करते हैं और जो भी गैर सरकारी संगठन हैं उनसे परामर्श करते हैं ताकि उनका पुनर्वास होता रहे। और विकास की बात करते हैं तो अगर अनुसंधान और विकास दोनों की बात करेंगे तो जितनी भी सरकारें हैं वे संस्थाओं के माध्यम से आवास और पुनर्वास, जितने भी इस तरीके के दिव्यांगजनों के मुद्दे हैं उनके लिए पुनर्वास के लिए अनुसंधान और विकास की व्यवस्था बनाएगी। संस्कृति और आमोद प्रमोद, जो भी हमारी संस्कृति है, संस्कृति जैसे जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके द्वारा लिखे गए लेखक या जो लेखक हैं दिव्यांग कलाकार और लेखक, वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उनको ढेरों सुविधाएं दी जाए, सहायता दी जाए और उसके साथ ही साथ उनकी कला को सुगम बनाने का प्रयोग का तरीका अपनाया जाए। जो आमोद प्रमोद के केंद्र हैं उनकी सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन किया जाए। बालचर, नृत्य, कलावाद कक्षाएँ, बाहरी कैंप, रोमांचक गतिविधियाँ, ये सभी संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए कुछ ऐसे खेल कूद डिजाइन किए जाएं जो कि दिव्यांगजनों को ये न लगे कहीं से भी कि वो दिव्यांग हैं। उसके लिए क्या है, सभी खेल कूद की जो भी स्कीम्स हैं उन सभी में दिव्यांगजनों को प्रतिभाग कराया जाए। बस उसके लिए एक ही काम करना होगा कि जिस तरीके के दिव्यांगजन हो उनको एक ही तरीके के लोगों को एक साथ रखा जाए ताकि उनको आपस में कभी भी यह ना फील हो कि वे दिव्यांग हैं। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण किया जाए और आरक्षण में भी अलग अलग कैटेगरी बनाई जाए। अलग अलग कैटेगरी में अंधता और निम्न दृष्टि, बधिर और श्रवण शक्ति में हाथ, मतलब या तो अंधा हो या कम दिखता हो या कम सुनता हो या बिल्कुल बहरा हो, या तीसरी चीज़ है चलन दिव्यांगता जिसका प्रमस्तिष्क घात हो, रोग मुक्त कुष्ठ हो, बौनापन हो, तेजाब हो, आक्रमण इस तरीके से हो गया हो, उनके लिए तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी है बौद्धिक दिव्यांगता, जिसके बौद्धिक दिव्यांग हो, बुद्धि रूप में वो कमजोर हो गया हो, वो बौद्धिक दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। तो इन सभी में इनको रखा जाए और इनकी प्रोन्नति भी जो है वो इस हिसाब से की जाए, समय समय पर की जाए कि सरकार द्वारा जो भी जारी किया जाए उसी के आधार पर इनकी प्रोन्नति भी की जाए। तो इस तरीके से जो भी सरकारें हैं उनके कर्तव्य हैं, दायित्व हैं कि दिव्यांगजनों की शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा इनके बारे में जागरूकता अभियान चलावें। जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों के तक इनकी पहुंच होनी चाहिए कि किस तरीके से दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपलब्ध किए जाएं, किस तरीके से वे उनकी शिक्षा
की बात करें, जिससे कि वे लोग अपनी दिव्यांगता को भूल करके हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे पाएँ। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी के अंतर्गत पढ़ते रहते हैं। और परिवहन के लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि परिवहन की बात हम लोग साथ में ही करते हैं कि परिवहन की व्यवस्था उनके पास होनी चाहिए दिव्यांगजनों के लिए। और इस तरीके से जो भी राष्ट्रीयकृत संस्थाएं हैं वो उनको सहायता भी देती रहें, जिससे कि किसी भी दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और जो सलाहकार बोर्ड बना हुआ है, केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड है, जिला स्तर समितियां बनी हुई हैं, इन सभी में भी इन्हीं बातों का वर्णन किया गया है कि जो भी दिव्यांग लोग हैं इनको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हों। और जो भी सदस्य हैं वो इनके बारे में जनरली चर्चा हमेशा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा दिव्यांगता अधिनियम बना हुआ है, इस अधिनियम के माध्यम से हम दिव्यांग लोगों की शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, उनके साथ जो भी समस्याएं आने वाली हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के साथ साथ किस स्तर पर हम कहां पर किसकी शिकायत कर सकते हैं कि उन दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हों। जो भी राज्य आयुक्त है, राज्य आयुक्त की सिफारिशें होती हैं, राज्य आयुक्त की शक्तियाँ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। और इस तरीके से आज जो है दिव्यांगजनों के अधिनियम के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। और निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांगजनों की शिक्षा, सुरक्षा और अंधता निवारण अधिनियम यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस वर्ष बीएड की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं वो विस्तृत उत्तरीय होनी है। किसी भी प्रकार से जो भी परीक्षाएं हैं उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश नहीं किया गया है। सभी कक्षाएं आपके प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, खंड आ, बा और सा। खंड आ में 9 प्रश्न दिए होंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको कम से कम एक पृष्ठ में लिखना होगा। और एक प्रश्न के 9 में से 9 प्रश्न आपको हल करने होंगे। उसके बाद खंड बा है। खंड बा में 4 प्रश्न दिए होंगे, 4 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और खंड सा में भी 4 प्रश्न होंगे, 4 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम अंक 5 निर्धारित किए गए हैं। खंड बा और सा के लिए अधिकतम अंक 15-15 निर्धारित है। इस प्रकार से जो बीएड का इस वर्ष परीक्षा होने जा रही है वह 75 अंकों की होगी और लिखित डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं होगी। अतः आप लोगों को कक्षाओं में डिस्क्रिप्टिव तरीके से ही पढ़ाने का निर्णय मैंने लिया है कि आप किसी भी प्रकार से उच्च श्रेणी में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। और इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नियमित कक्षाएं इस पे आपको हर 1-2 दिन में मिलती रहेंगी। 2 दिन में लगभग आपको मिलती रहेंगी, चूँकि बीएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर दोनों की परीक्षाएं एक ही तरीके से होनी है। अतः दोनों के बारे में ध्यान में रखते हुए एक दिन बीएड प्रथम सेमेस्टर और एक दिन तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं निरंतर चलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा दावा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि आप मेरी कक्षाएँ पढ़ते रहेंगे और उनको सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उच्च स्तर के अंक प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।